अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कभी करती ही नहीं है। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमें रखनी क्यों है कि फैमिली टू करियर्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं फीमेल के पास देखने के लिए कि वो अपनी हेल्थ को छोड़ के बाकी सब कुछ मॉनिटर कर सकती है, सब कुछ देख सकती है, सब पे फोकस कर सकती है, बच्चों पे, फैमिली पे। बट देयर इज अ सेइंग, यू कैन नॉट pour फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप जब खुद आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं तो आप नहीं आगे कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो ना आप बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख पाओगे, ना बच्चों की स्कूलिंग का, हस्बैंड का, फैमिली का, या अपने खुद का ही नहीं है तो फिर आप अपने कैरियर को भी नहीं आगे सपोर्ट कर पाओगे। तो फीमेल वेलनेस होती किस किस टॉपिक से रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल वेलनेस, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल, इमोशनल, एनवायरमेंटल, इतनी सारी चीज़ें हैं वेलनेस को देखने के लिए। पर हम सिर्फ कि अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मतलब मैं ठीक हूँ, अब मैं आगे कोई ऐसा स्टेप नहीं लूँगी कि मुझे हॉस्पिटल जाके जो एक नॉर्मल रूटीन चेकअप तो कराना ही नहीं है, उसके लिए तो मेरे पास टाइम भी नहीं है। हम उस पर आज बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हम कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल तक नहीं आना चाह रहे तो आप घर पे क्या कुछ कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। What is wellness? Is it just the absence of disease? No. It is the harmony of body and mind, well-balanced, nutritious diet, physical fitness, lifestyle and stress managed. जब ये सब चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ आप वेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना? क्योंकि आपके बच्चे से, फैमिली से और सोसाइटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्लीज। की फैक्टर्स हैं इसमें हमारे न्यूट्रिशन, हार्मोनल लेवल्स बैलेंस होना। ये हार्मोन्स आप सुन तो बहुत रहे होंगे कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हैं, पर कहीं भी आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि क्यों हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्योंकि आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, या पानी अच्छा नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या आप सो ठीक से नहीं रहे हैं। ये तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में कि सुबह से शाम तक उनके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं कि वो नींद को सबसे लास्ट में रखेंगे। तो वो भी बहुत ज़रूरी है नींद लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी न्यूट्रिशन, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड, क्या क्या हमें खाना होता है, क्या क्या नहीं खाना होता है। व्हाट टू ईट में वी हैव होल ग्रेन्स, बीन्स, सीजनल फ्रूट्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, होममेड फूड एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। व्हाट टू अवॉइड, जो भी खाना आपका रिफाइंड मैदा से बना है वो हमें नहीं खाना है। अगर हम सबसे बेसिक जो किचन को अगर हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं तो हम इस तरह से प्रायोरिटाइज करेंगे कि उसमें मैदा नहीं आएगी, एक्सेस ऑफ ब्रेड एंड शुगर नहीं आएगा, पैकेज्ड आइटम्स नहीं आएंगे, जंक फूड, स्नैक्स एंड अदर एनिमल फूड्स, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको अवॉइड करो। और अगर आपका, क्योंकि अगर हम कह तो देते हैं कि आपको ये सब नहीं खाना, पर कब तक नहीं खाना, पूरे लाइफ नहीं खाना तो नहीं हो पाएगा। कि मैं आपको कह दूँ कि आपको टच ही नहीं करना है कभी, तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि आप अपने दिन की 80% ऑफ दी डाइट है वो आप इन सब चीज़ों से रखें जो हम चाह रहे हैं आप खाएं। 20% अगर आपका मन कर रहा है तो आप वो खा सकते हो, पर आप कोशिश करो कि वो उस टाइम पे आप लो जब आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करने से सबसे कम नुकसान करेगी। वो होता है इवनिंग का टाइम, 4 to 5 PM, इसीलिए उसको स्नैक्स टाइम बोलते हैं हम। कि अगर आपको पूरे दिन में कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ तो आज खाना है तो वो 4 से 5 के बीच में खाएंगे, बाकी सारे टाइम हम अच्छा खाना खाएं। एक्सरसाइज, सबसे पहले तो एक्सरसाइज का वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है निकालना कि आधा पौना घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, वो निकल नहीं पाना बड़ा मुश्किल काम है वो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ में ही कुछ ऐसी चीज़ें एडअप कर सकते हैं कि हम स्टेयर्स लें, लिफ्ट के बजाय अगर पॉसिबल है तो हम स्टेयर्स लें। पार्क हम अपने व्हीकल को इतना दूर करेंगे कि हमें पहुँचते पहुँचते ही हमारे स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। हम अगर बस से जा रहे हैं तो हम थोड़ा दूर उतर जाएं ताकि हमें स्टॉप से घर तक पहुँचने में ही थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाए। दूसरा, हम कोई ऐसी हॉबी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई थोड़ा सा भी टाइम है उसमें आप गार्डनिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे फिजिकल फिटनेस आपकी मेंटेन रहे। अगर आपका वर्क आवर इतना लंबा है कि आप नहीं दे पा रहे हो, इनमें से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहे कि ये फिटनेस ब्रेक है मेरा, ये 5-10 मिनट में बीच में लूँगी। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर पाएँ, जो हमारी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप कर पाएँ तो 30 to 60 मिनट्स एटलीस्ट अ डे प्लीज़ करें। उसमें ब्रिस्क वॉक हो सकता है, रनिंग, बाइसिकलिंग, रॉक जंपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, योगा प्राणायाम, कुछ भी आपको जो भी चूज़ करना है आप वो चूज़ करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप कर पाए। दूसरा,
स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है विमेन्स आर बेस्ट जगलर्स, वो सब कुछ करना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो उससे हमारे पर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, खाना टाइम से नहीं खाया या ब्रेकफास्ट तो स्किप भी हो रहा है, तो वो नहीं हमने करना है। कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, अगर हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी, फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, वो नहीं हमने करना है। स्लीप डिसऑर्डर्स एंड इट कैन लीड टू वेट गेन, और वेट गेन तो आपको पता है कितनी सारी बीमारियों का कारण है वेट गेन, तो आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल करके जगल करना है, जितना आपसे हो पाए उतना ही जगल करना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास है कुछ कि हर एज पे कुछ डिफरेंट कंसर्न्स होती है फीमेल्स, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि आपको पैदा होने से लेके और मीनोपॉज तक आपको क्या क्या सिचुएशंस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी आपको गाइडेंस देंगे। फ्रॉम एडोलेसेंस टू मीनोपॉज। नेक्स्ट, फॉर टीनेजर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि उनको पता हो कि मेंसेस होते क्या हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। HPV एंड Tdap वैक्सीन। ओबेसिटी उनके लिए कितनी खतरनाक है उनको टीनेजर्स में ही पता हो, मदर्स को पता हो कि हमारे बच्चों के लिए ओबेसिटी कितनी खराब है। दूसरा, पॉलिसिस्टिक ओवरीज आई गेस मुझे लग रहा है आप सब ने नाम सुना होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सबसे पहले तो मेंसेस एक इतनी नॉर्मल चीज़ है कि इसके बारे में सबको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल है क्या उसका। एक महीने के अंदर 2 से 8 दिन के लिए फीमेल ब्लीड करती है, जिसमें अगर वो साइकिल 22 से 35 दिन तक होती है, अगर आपकी 30 डेज की साइकिल है वेल एंड गुड, अगर वो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में आ रही है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है उससे। अगर 2 से 8 दिन के लिए आपको ब्लीडिंग हो रही है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको जब भी मेंसेस आते हैं तो टीनेजर्स को हमें शुरू में ही समझा देना है कि पैड्स आपको फ्रीक्वेंटली 6 to 8 आवर्ली चेंज करना है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। टू यूज़ दी कॉटन पैड्स प्रेफरेबली, अगर आप चाहें तो कोशिश करें कि कॉटन पैड्स ही यूज़ हो रहे हैं। एंड टू विजिट योर डॉक्टर इन केस ऑफ एनी कंसर्न। ये जो संकोच है मेंसेस को लेके, इसको हम चाहते हैं कि ये दूर हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पहुँचो डॉक्टर के पास, वो आगे उसमें अगर कुछ ऐसा है कि छोटी सी प्रॉब्लम है तो छोटा सा इलाज हो जाएगा, अगर बड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसका हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें, है ना। नेक्स्ट इज HPV वैक्सीनेशन। ये HPV वैक्सीनेशन होती है। HPV क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो फीमेल्स में बहुत कॉमनली इन्फेक्ट करता है। इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर जैसा एक कैंसर होता है जो डेवलप होने का रिस्क रहता है, पर ये ओवर द पीरियड ऑफ 20 से 25 साल, इन्फेक्शन से कैंसर बनने में 20 से 25 साल लगते हैं। अगर हम इन्फेक्शन होने से पहले ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवा देंगे तो उन्हें कैंसर का रिस्क लगभग 0% हो जाएगा। इसकी एज है 9 to 15 ईयर्स ऑफ एज। ये अगर आप 9 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवा देते हो तो बच्चों में सर्वाइकल कैंसर और दोनों, ये बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी दोनों को ही बेनिफिट करता है। दोनों में ही कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिनको ये रोकता है। तो ये वैक्सीन आपको अगर आप लगवा सकते हैं अपने बच्चों को तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम हमारे हॉस्पिटल में भी इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहीं पे अवेलेबल करवा के दें। और ये वैक्सीन लगना चाहिए प्रेफरेबली बिफोर मैरिज, क्योंकि आफ्टर मैरिज ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में कुछ एक पैप्समेयर टेस्ट भी है जो मैं आगे बताऊंगी आपको। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे PCOD के बारे में। PCOD जो इतना सारा सुनते हैं वो होता क्या है? पॉलिसिस्टिक ओवरीज। इसमें ये होता क्यों है? पहले कि आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो। बच्चे आजकल चिप्स कुरकुरे जितना इस जेनरेशन में खाया उतना शायद पहले कभी किसी ने नहीं खाया होगा। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी का इतना कम हो जाना कि बाहर तो हम कुछ काम कर ही नहीं रहे, बाहर तो खेलना कूदना बच्चों ने बिल्कुल बंद कर दिया, घर पे ही वीडियो गेम्स एंड एवरीथिंग इज इंडोर। तो उसकी वजह से हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से बच्चों की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो गड़बड़ हो रही है। उनके पीरियड्स या तो बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे हैं, उनको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ रही है। अब उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? वही जो उसके कॉजेज़ हैं उनको चेंज करके आप खाना उनको टीनेज से ही कोशिश करिए कि वो अच्छा खाएं, बैलेंस डाइट, रेगुलर मूवमेंट, अच्छी स्लीप, अच्छे सब, अगर उनको ज़रूरत है सप्लीमेंट्स की तो वो हम देंगे। आप ये सब चीज़ें करिए और फिर हमारे पास लेकर आइए। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो हम उनको जो भी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो देंगे। नेक्स्ट प्लीज, 20s and 30s।
ये तो हमने टीनेज के बारे में बात करी। अब 20s एंड 30s एक टाइम ऑफ चॉइस होता है कि आपको फैमिली स्टार्ट करनी है और आपका करियर भी है उसी टाइम पे जो भी हो रहा है। आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं करनी है तो कॉन्ट्रासेप्शन, और अगर प्रेगनेंसी आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसके लिए एंटीनेटल केयर। ये सब चीज़ों की सुविधा भी हम हॉस्पिटल में दे सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर कर लेना चाहिए। अनीमिया एक ऐसी मोस्ट कॉमन मुझे लग रहा है बीमारी हो गई है कि खून की कमी होना विलेजेस में, गांव में तो इतना कॉमन है, और उनको लगता है कि 7 ग्राम है तो इतना सारा खून है मेरे अंदर, बहुत सारा है ये तो। पर यही 7 ग्राम डिलीवरी तक पहुँचते पहुँचते 5 हो जाएगा, 5 होते होते फिर वो डिलीवरी में इतनी दिक्कत करेगा। हम नहीं चाहते वो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को, माँ को मिले, तो उसके लिए आप घर पे ही क्या कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अनार, फेनुग्रीक, मेथी, वॉटरकॉट जूस, टमेटोज, होल ग्रेन्स, स्पिनच, लीवर, ये हम एनिमल प्रोटीन में रखते हैं कि इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन। बीटरूट एंड एप्पल जूस, डेट्स, नट्स, लेग्यूम्स, बनाना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनीमिया को आपको ठीक करने में हेल्प करेंगी। अगर आप बच्चों के डाइट में ये सब चीज़ें शुरू से ही एडिशन कर सकेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, उनकी आगे 20s एंड 30s में हेल्प करेगा, और 20s 30s में ये एडप्ट कर लेंगे तो आगे प्रेगनेंसी में या पोस्ट प्रेगनेंसी वो उनकी हेल्थ को अच्छा रहेगा। देन हेल्दी प्रेगनेंसी हमेशा शुरू होती है प्री कंसेप्शन केयर से। जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव करनी है उससे पहले आप कोशिश करें कि डॉक्टर से एक बार मिल लें। वो आपको कुछ ऐसे टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं जो आप पहले ही मैनेज कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं प्रेगनेंसी में, उनका चेकअप हमें नहीं करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी में उनसे डील हमें नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अर्ली एंड रेगुलर प्रीनेटल केयर। जब तक प्रेग्नेंट हैं तब तक डॉक्टर से कंसल्टेशन में रहें, तब तक उनसे बात करते रहें, एक्टिव रहें, फिट रहें, एंड अवॉइड कैफीन। ये बहुत कॉमन है क्योंकि चाय सबको इतनी पसंद है। मैं चाहूँगी कि चाय को अगर पीते हैं प्रेगनेंसी में तो 1 या 2 कप मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, दी 40s, दी न्यू यंग एज। पहले यंग 20s होते थे पर अब यंग 40s है। तो 40s की यंग एज के लिए क्या क्या ज़रूरत है? कॉन्ट्रासेप्शन वंस अगेन, देन टेंडेंसी टू गेट वेट। इस टाइम पे वेट गेन करने की फीमेल बॉडी की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि 40s में आते आते वेट गेन अपने आप होने लगता है। वो कहेंगे हम तो हवा से भी मोटे हो रहे हैं, कुछ भी नहीं खाते फिर भी मोटे हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा डाइट एंड एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। देन जनरल हेल्थ चेकअप्स एंड सप्लीमेंट्स, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। देन दी 50s, अ टाइम ऑफ लिविंग पीरियड। इसमें क्योंकि मेंसेस बंद होने वाले हैं, मीनोपॉज आने वाला है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो आने वाले हैं। इन्फेक्शन इन यूरिन बहुत बार बार होता है। आपकी बोन डेंसिटी, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं क्योंकि बॉडी के हॉर्मोन्स कम हो गए हैं। देन यू मस्ट नो योर नंबर्स इन दी 50s। मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी क्या नंबर्स हैं जो आपको सबको 50s में पता होने चाहिए। पहले हम डिस्कस करेंगे पेरीमेनोपॉज, द टाइम लीडिंग अप टू द मेनोपॉज। मेनोपॉज आने वाला है, मेंसेस बंद होने वाले हैं, और उसमें ये नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग है जो सिग्नल करते हैं कि अब आपकी रिप्रोडक्टिव ईयर्स बंद होने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव ईयर्स तो बंद हो जाएंगे, ओवरीज शट डाउन हो जाएंगे, अंडेदानी काम करना बंद करेगी। अंडेदानी जो प्रेगनेंसी करवाती हैं, मेंसेस लाती हैं, वो तो काम खत्म होगा ही होगा, साथ में उनका जो सिर से पैर तक बॉडी के लिए अच्छा इफेक्ट है वो सब बंद हो जाएगा। जैसे वो हेयर फॉल कराएंगी, दूसरा हार्ट को जो प्रोटेक्शन दे रहे थे वो खत्म हो जाएगा, हड्डियों को जो मजबूती दे रहे थे खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी डाइट और एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग इन विमेन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप आओ ये चेकअप कराओ, क्योंकि अर्ली स्टेज पे अगर कोई डिजीज़ को हम पकड़ सकते हैं तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है हमारे पास। अगर हम स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले पकड़ लेंगे उसे तो हम उसका इतना अच्छे से इलाज कर पाएंगे कि वो आपको बड़ी बीमारी होने और उसके इतने कॉम्प्लिकेशन से बचा। नेक्स्ट प्लीज। ब्रेस्ट कैंसर, ये इतना कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, इसके लिए हम आफ्टर एज 45 सबको एडवाइस करते हैं कि आपको ईयरली मैमोग्राफी करानी चाहिए। मैमोग्राफी होता क्या है? ये एक एक्सरे होता है जो ब्रेस्ट पर किया जाता है। आफ्टर एज 45 ये कंपल्शन में आपको हर साल करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी जो चेंजेस हो रहे हैं वो पता चल जाएंगे तो आपको आगे ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी।
दूसरा ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड है, अगर आप मैमो नहीं करवाना चाह रहे तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, पर ये कुछ भी ऐसा डेंजरस चीज़ नहीं है जैसे डरते हैं कि नहीं ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। मैमो एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत पेशेंट्स मैंने घबराते सुना है, पर ये घबराने की चीज़ नहीं है, ये आप आराम से करवा सकते हो और ये आपके लिए बेनिफिशियल। दूसरा पैप्समियर, जो मैंने सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको वैक्सीन बताई थी, HPV वैक्सीन, वही सेम चीज़ वो अगर मान लीजिए आपकी एज आप रिप्रोडक्टिव ईयर्स में हैं, आपकी एज 35-40 के आसपास है, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो सेल्स इन्फेक्शन हो चुका है, वो चेंजेस हो रहे हैं, उनका 3 साल के अंदर एक बार टेस्ट करवाना होता है, जिसमें उन सेल्स को लेके हम एक चेकअप कर देते हैं कि ये आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ठीक है कि नहीं है। अगर इन सेल्स में कुछ भी गड़बड़ी आएगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग आगे ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। अगर ये नॉर्मल आता है तो 3 साल तक आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कैंसर के रिस्क पे आप नहीं हैं। तो ये इतनी बड़ी संतुष्टि हो जाती है कि नहीं आप जो इतनी कॉमन चीज़ है उससे बचे हुए हैं। तो ये पैप्समियर आपको इस प्रोटीन स्क्रीनिंग में करवाना चाहिए आफ्टर एज 35 टिल एज 65 एवरी 3 ईयर। नेक्स्ट प्लीज। डेक्सा स्कैन फॉर ओस्टियोपोरोसिस, जैसा मैंने बताया आपका मेनोपॉज बहुत बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए एक डेक्सा स्कैन होता है, एक ही टेस्ट है जिससे हम आपके बोन हेल्थ को बता पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ग्लूकोमा के लिए एक बेसलाइन आई चेकअप, ये आपका आफ्टर एज 40 होना ही होना चाहिए, हर किसी को एक करवाना चाहिए। नाउ द नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कौन से वो नंबर्स हैं जो आपको सबको पता होने चाहिए। आपका बीपी कितना रहता है, नॉर्मल बीपी की रेंज है 120-80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अगर आप प्री हाइपरटेंशन में, अगर आपका 120 से 140 तक बीपी है, मतलब आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आप अपना डाइट और एक्सरसाइज पे थोड़ा काम करेंगे तो शायद वो कंट्रोल हो जाए। अगर आपका 150 से ज़्यादा है तो आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर देना, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा है तो मतलब आपको इमीडिएट कोई एक्टिव इंटरवेंशन लेने की ज़रूरत है, वरना वो आपकी हार्ट हेल्थ को गड़बड़ कर सकता है। ब्लड शुगर्स, अगर आपके ब्लड शुगर्स 200 से ज़्यादा है, HbA1c 5.5 से ज़्यादा है, तो मतलब हमें आपके लिए कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा। आप ये चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिलें। विटामिन डी अगर आपकी लेस देन 30 mg पर DL है तो हम आपको कुछ सप्लीमेंट दे सकते हैं जो आपको फिर आगे नॉर्मल हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और उसे स्क्रीनिंग के लिए पूछना है। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं खुद से बता दूंगी आपको, पर आपकी जो भी एज या स्टेज है, हेल्दी लिविंग इज अ मस्ट, आपको जरूर इस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। यू कैन हैव 1000